ड्रामा के स्टार्ट में हम सोयू को देखते हैं जो अपनी शादी की तैयारी कर रही थी क्योंकि उसकी शादी अब चांग फैमिली में हो रही थी। पीछे से उसके अंकल आते हैं जहां पर वो बड़े ध्यान से बस सोयू को देख रहे होते हैं। सोयू भी मुस्कुरा रही होती है अंकल को देखकर और कहती है मैं प्रेटी लग रही हूँ ना। अंकल कहते हैं ये क्वेश्चन ही तुम गलत आदमी से पूछ रहे हो, जाकर अपने हस्बैंड से पूछना। तभी उसके चेहरे पर कपड़ा डाल दिया जाता है और अब वो जो है कैरेज में बैठने के लिए तैयार हो जाती है। अंकल थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं और बस उसे जाते हुए देख रहे थे। अभी हम देखते हैं कि कैरेज में बैठते ही पीछे से एक लड़की आती है जिसका नाम पेर होता है। कहती है कि मैं अपने कजिन से शादी करना चाहती थी लेकिन तुम बीच में आ गई, इसी वजह से तुम्हें मरना पड़ेगा। वहां पर वो काले जादू का उपयोग करती है। कैरेज में बैठते ही उसको चक्कर आने लगता है, धुआं इतनी तेजी से बढ़ता है और उस धुएं में होता है पॉइजन। सब बाहर कह रहे होते हैं कि एक ही तो इस लड़के की किस्मत अच्छी कि एक वैश्या की बेटी जो है इतने बड़े घर में शादी कर रही है, इसकी शादी तो वहां पर होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन जो अंदर उसके साथ हो रहा था उसके बारे में कोई नहीं जानता था और उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। कहती है जिसने भी मेरे साथ ये किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहना था कि वक्त थम जाता है और सारी चीजें फिर से पीछे एक स्पीड में मुड़ती है। कहती है कि मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा कैसे हो सकती हूँ। तभी उन सारी चीजों का पता लगाने के लिए पीछे अंकल खड़े होते हैं। कहती है अंकल आप यहाँ पर बताइए ना, मैं प्रीटी लग रही हूँ ना। अंकल बोलते हैं तुम्हें ये क्वेश्चन अपने हस्बैंड से पूछना चाहिए ना कि मुझसे। अब वो जान जाती है कि सच में वो रिबॉर्न हुई है। मतलब अभी गैरेज में बैठने से पहले मुझे उस हत्यारे को पकड़ना पड़ेगा जो मेरा मर्डर करना चाहता है। सबसे पहले वो गैरेज के अंदर जाती है और देखती है कि इसी के अंदर ही काले जादू की जो पुड़िया है वो रखी गई है। उसमें से धुआं निकलेगा और मेरी मौत हो जाएगी। तो नैनी से कहती है कि मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, दूसरी कैरेज का इंतजाम करो और इस कैरेज में बताओ कौन आया था दिन में। तो बताती है कि स्टेप सिस्टर आई थी। ये पेड़ कहती है कि अच्छा तो ठीक है, उसे मेरे सामने लेकर आओ। नैनी जाती है पेड़ को लेने के लिए और जैसे ही सामने खड़ी होती है कहती बताइए सिस्टर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। कहती तुम मुझे मारना चाहती हो ना। कहती आप ये कैसी बातें करी, भला मैं क्यों मारूंगी। लेकिन उसके हाथ में वो काले जादू की सारी चीजें भी होती हैं। ये तब सुयु कहती है कि लो ये कपड़ा तुम पहन लो और जाओ शादी कर लो, तुम मेरे जिधर जाने की ज्यादा चलती है ना। कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। कहती मैंने कहा ना बैठो। अब वहां पर वो कपड़ा तो नहीं लेना चाहती थी लेकिन तब भी धक्का दे देती है और अपना आगे खड़ी हो जाती है क्योंकि जैसे ही उस चेयर पे जो बैठेगा ना तो प्रेशर पड़ते ही उसमें से धुआं निकलने लगेगा। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो अपना पैर लगाए रहती है। जैसे बाहर निकलती है तो उसके ऊपर ब्लड भी डाल दिया जाता है। कहती है कि सोयू याद रखो कि तुम्हारा भी अंत अच्छा नहीं होगा जो तुमने मेरे साथ किया है। वो वहां से चली जाती है। कहती है कि मामला सही हो गया ना। कहती अभी कहाँ, इस गैरेज को पूरी तरीके से साफ करो और अब मुझे लेकर चलो क्योंकि मेरी शादी में डिले नहीं होना चाहिए। नैनी कहती है कि क्या सच में अभी भी आप शादी करना चाहती है। कहती है कि दूसरी कैरेज नहीं है। कहती है मैंने कहा था ना कि दूसरी कैरेज चाहिए और मुझे किसी पर भरोसा भी नहीं है। तब वहां पर अंकल आते हैं। कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मैं तुम्हें लेकर चल सकता हूँ और मैं तुम्हें हार्म भी नहीं करूंगा। वो अपना हाथ आगे देते हैं। कहते हैं कि अगर विश्वास है तो हाथ पकड़ लो। तुरंत ही वो हाथ पकड़ लेती है। कहती है लेकिन मैं घोड़े पर बैठ नहीं पाती हूँ। कहते हैं मैंने कहा ना कि चलो बैठो। वो जैसे ही बैठती है तो अंकल भी उसके पीछे बैठ जाते हैं। इधर पूरी चियांग फैमिली वेट कर रही होती है सुयु का। लेकिन इस तरह अंकल के साथ बैठा हुआ देखकर सारी फैमिली का मुंह एकदम उतर सा जाता है, मीन सैड हो जाते हैं सबके सब कि ये क्या बदतमीजी है। लेकिन दूल्हा बहुत खुश था। वो तुरंत ही सुयु को देखते ही स्माइल करने लगता है और उसे लेने के लिए जाता है। अंकल और दूल्हा एक साथ हाथ बढ़ाते हैं कि चलो आ जाओ मेरा हाथ पकड़कर। लेकिन अभी वो अपने हस्बैंड का ही हाथ पकड़कर नीचे उतरती है, स्माइल करती है, उसके चेहरे पर फिर से व्हील डाला जाता है और वो दोनों एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं। अंकल बस देख रहे होते हैं उसे जाते हुए लेकिन उसे रोक भी नहीं पा रहे थे। दोनों की शादी हो जाती है। सब लोग कहते हैं कि कितना अच्छा टाइम है, ये दोनों की जोड़ी अच्छी है लेकिन लड़की बहुत ही बेकार खानदान से, पता नहीं इन दोनों की जमेगी कैसे। शायद लड़का समझदार हो तो जम जाएगी। अब इस सब वहां पर खाने पीने के लिए बैठ जाते हैं। इधर वेडिंग नाइट का टाइम था।
अंकल बाहर से वो सारी चीजें देख रहे थे। उन दोनों की बस तस्वीरें उनको कप में दिखाई दे रही थी। कहते हैं कि क्या पता अगले जन्म में मैं तुमसे जरूर मिलूं, अलविदा कह रहा हूँ यहाँ से। वो कप नीचे पटक देते हैं। इतनी देर में जो उसका हस्बैंड होता है खड़ा होता है, कहता है कौन है बाहर, कौन है बाहर। अब फिर से सुयु की आंखों से ब्लड निकलने लगता है और उसकी सडन डेथ हो जाती है। लेकिन अभी वो फिर से पुराने टाइम पर पहुंच जाती है कि मुझे किसने मारा, किसकी हिम्मत, ये मुझे वेडिंग नाइट के दिन मारा, मुझे उसे भी ढूंढना पड़ेगा। इतनी आसानी से तो मैं मर नहीं सकती हूँ। लेकिन सेम वही चीजें उसी पैटर्न में रिपीट हो रही थी। अंकल उसके फिर से सामने खड़े हुए थे। कहती अंकल आप मत जाइए, रुकिए 1 मिनट, मुझे आपसे बात करनी है। कहते क्या बात करनी है, मैंने कहा ना कि अपने हस्बैंड से बात करना। कहती है 1 मिनट, मैंने कहा ना। क्या आप सच में मुझे मारना चाहते हैं? कहते हैं कि तुम्हारा मैटर क्या है, तुम छोटी बच्ची नहीं हो। तुरंत ही वो गले लग जाती है कि कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो अंकल ने छिपा रखी है, क्योंकि वही मुझे पूरे रास्ते लेकर गए हैं, तो वही एक है जो मुझे मार सकते हैं। कहती है अंकल आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? कहते हैं मैंने कहा ना कि तमीज में रहो, आज तुम्हारा इतना बड़ा दिन है और तुम ऐसी नॉनसेंस हरकतें कर रही हो। कहती नॉनसेंस हरकतें नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ कि मुझे आपके गले लगना है, तो इसमें दिक्कत क्या है। वो फिर से गले लग जाती है और ढूंढने लगती है। कहती पाउच तो कहीं भी नहीं मिल रहा है। जैसे ही सीने पर हाथ रखती है तो अंकल कहते हैं मैंने कहा ना कि मेरी लिमिट है एक चीज की। कहती है कि तो आप भी एक जगह पर खड़े रहिए ना। आखिर सेकंड अंकल आपको इतना डर क्यों लग रहा है? वो और करीब जाती है और करीब जाती है। कहती है कि देखो मैं इतना करीब जा सकती हूँ कि आपको डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। कहते हैं डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है, बाहर सब लोग तुम्हें लेने के लिए आ गए हैं, तो बेटर है कि तुम चलकर शादी करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, लगा कि यहाँ पर टाइम वेस्ट करो। वो जब पॉकेट निकाल भी लेती है लेकिन उसके अंदर देखते हैं कि वो पॉकेट ही नहीं है। कहती इसका मतलब अंकल ने मुझे पॉइजन नहीं दिया है, तो कौन है जो मुझे पॉइजन दे सकता है? उसे आती है अब ये पेड़ की याद कि क्या पता उसने दिया हो, वो सुधर तो नहीं सकती है। वो फिर से अपनी दासी को बुलाती है और कहती है कि उसको बुला कर लाओ। इधर वो लगातार से डॉल पर ना काला जादू कर रही होती है। कहती है कि सिस्टर मैं तो बस आपसे मिलने आई थी, आप इतनी अच्छी है, मैं शादी कर रही हूँ, आपको मेरी याद तो आएगी ना। आप अगर मेरे साथ चलना चाहती हैं तो चलिए ना, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। कहती क्या ये ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम मेरे कजन से शादी करना चाहती हो और मेरे और तुम्हारे में बहुत डिफरेंस है। कहती कोई डिफरेंस नहीं है सिस्टर, चलो ना मेरे साथ। मन में सोचती है पेड़ को साथ ले जाना सही रहेगा ताकि जो है कातिल का पता लगाया जा सके। लेकिन पेड़ सामने खड़े होकर अपने कजन की शादी सुयु से होता हुआ देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब वो बीच से आती है, कहती है कि चलो मेरा हाथ पकड़ो और मुझे अंदर तक लेकर चलो। लेकिन जैसे उसकी बॉडी को चेक कर रही होती है तो तुरंत ही वहां पर ये पेड़ बेहोश हो जाती है। कहती है इसे मेरी वेडिंग नाइट वाले रूम में लेकर चलो, तब तक वहीं पर आराम कर ले। कहती मेरी सिस्टर मैं बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी, आखिर फाइनली तो मुड़ गई। कहती मुझे जाना है। कहती बिल्कुल नहीं जा सकती, पहले मुझे तुम्हारी चेकिंग करनी है। कहती कौन सी चेकिंग? अब वहां पर जितने भी सामान रखे थी, आखिर सूर्य को पता लगाना था कि किसमें पॉइजन है, तो बस वो अपनी सिस्टर को कहती है पीने को और खाने को, ताकि उसे पता चल सके कि किसमें पॉइजन है। कहती है चलो मैंने कहा ना ड्रिंक करो। कहती है नहीं करूंगी। कहती कहा ना ड्रिंक करो। वो ड्रिंक करती है, फिर पेस्ट्री जो रखे होते हैं वो खाने लगती है। कहती है अब जाने दो मुझे। लेकिन सच में पेस्ट्री में ही जहर होता है। जैसे ही वो खाती नीचे गिर जाती है और उसकी आंखों से सेम ब्लड निकलता है। अब उसे पता चल जाता है कि पेस्ट्री में जहर मिलाया गया, लेकिन किसने मिलाया इस चीज का खुलासा अभी भी नहीं हुआ था। कहती कौन है यहाँ पर, कौन है यहाँ पर? वो दरवाजा खोलती है, बाहर निकलती है और उसके बीच सर पर लगती है तीर, आर पार हो जाती है। अभी वो फिर से पुराने टाइम पर पहुंच जाती है। कहती कौन है जो मुझे हर बार मारने की कोशिश कर रहा है और मैं हर बार पीछे आ जा रही हूँ? मैं उस पर्सन को ढूंढ कर रहूंगी। तो उसके साथ बस लगातार चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। अभी उसकी शादी हो चुकी होती है, वो इंतजार कर रही होती है वहां से निकलने का। लेकिन अभी उसने अपनी जगह ना जो है पेड़ को अंदर दुल्हन के रूप में बैठा रखा था, ताकि जो है तीर लगे तो उसको लगे, मरे तो वो मरे। अंकल आते कहते क्या ढूंढ रहे हो, मुझे बताओ। कहते अंदर कौन है? तुम यहाँ पर हो तो अंदर कौन सी दुल्हन है? तुम शादी नहीं करना चाहती थी क्या? कहते ऐसी बात नहीं, चुप रहिए। इधर हम देखते हैं कि दूल्हा आता है और वहां पर देखता है ये पेड़ को कहता है कि फाइनली मैंने तुमसे शादी कर ली सुयु। कहते हैं अंकल अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो पहले बता देती, यहाँ पर कितने एनिमी है। मन में सोचती है कि मैं किसी को भी भनक नहीं लगने दे सकती, मैं उस कातिल का पता भी नहीं लगा पाऊंगी जो अभी तीर चलाएगा। वो अंकल को ना दिल जो है तरह तरीके से सिड्यूस करने लगती है। अंकल को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सुयु को हुआ क्या है। कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना कि बच्ची नहीं हो तुम।
कहती सैनिक सेकंड अंकल, आप कई बार ये बातें बोल चुके हैं, बार बार मत दोहराइए क्योंकि इससे मेरा सर दर्द होने लगता है। वैसे भी अभी बस आप देखते जाइए, ऊपर से सच में वो तीर लगता है और उधर जो है पेड़ की डेथ हो जाती है। मिस्टर चियांग खुद तेजी से भाग रहे होते हैं, देखो सुयु मर गई, लेकिन सामने से सुयु को आते हुए देखकर कहता, अगर तुम यहाँ पर हो तो अंदर कौन था? कहती, मैं ही हूँ, मैं भूत हूँ। इतना सुनना था कि वो बेहोश होकर गिर जाता है। कहती, अच्छा है यहाँ पर तो मर गए। अंदर जाकर खोजबीन करने लगती है कि आखिर कौन है, महल के अंदर ही है कोई, लेकिन मैं उसका पता लगा कर ही रहूंगी। तभी वहां पर किसी के आने की जो है भनक लगती है, तो वो चुपचाप जाकर एक जगह पर छिप जाती है। कोई ब्लैक कपड़ों में वहां पर होता है और जिस जगह पर वो छुपी होती है ना, उसी जगह पर वो ब्लैक कपड़ा लेकर आ जाता है, साथ में कुल्हाड़ी लेकर। कहती है, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अंदर जाकर एक रूम में छुपती है और अपना भी साथ में एक हथियार ले लेती है। थोड़ी देर में उसे लगता है कि कातिल वहां से चला गया है, बट असल में कातिल तो गया ही नहीं होता है। कोई उसका गला दबाने लगता है। गला इतनी बेरहमी से दबाया जाता है कि तुरंत ही उसकी डेथ हो जाती है। इधर फिर से लूप में ये सारी चीजें चल रही होती है, वो वहां पर पहुंच जाती है। अंकल कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें? वो अंकल के गले लग जाती है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं रिबॉर्न हूँ। कहते हैं कि इस तरह की बातें मत करो, क्या हुआ है तुम्हें? कहती है कि कोई उस महल से ही है जो मुझे मारना चाहता है। वो हेयर पिन देखती है, कहती है कि आप बस इस तरह की हेयर पिन जो लगाए हुए हैं ना, कुछ ही हेयर पिन है इस जगह पर, बताइए कि ये हेयर पिन कौन लगाता है, मुझे जल्द से जल्द इसकी जानकारी चाहिए। फिर से सेम शादी होती है, फिर से सारे रिचुअल फॉलो किए जाते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ मदर इन लोग को ग्रीट करने चलते हैं तो सुयु ग्रीट करती ही नहीं है। कहती है कि मुझे ग्रीट नहीं करना है, सबसे पहले मैं ये पता करना चाहती हूँ कि कौन है जो मुझे हार्म करना चाहता है, कौन है जो मुझे मारना चाहता है। नैनी कहती है कि आज इतना अच्छा दिन है, इस तरह की बातें मत करो। शिव कहती, शांत हो जाओ, बस मैं पता लगाना चाहती हूँ। तो मदर इन लॉ कहती हैं कि चियांग फैमिली को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। कहती, अभी बताती हूँ। हेयर पिन जाकर तुरंत गले के सामने लगा देती है। कहती, बकवास तो करना मत बुढ़िया। अब यहाँ पर दूल्हा जो है बचाने चलता है अपनी माँ को, तो सेकंड अंकल अटैक कर देते हैं कि चुप हो जाओ। सोयू है, उसकी पूरी डावरी लेने के लिए बस इस शादी का षड्यंत्र रचा गया था। असल में जो मदर इन लॉ थी वो अपने बेटे की शादी कराना ही नहीं चाहती। ट्यूट की लड़की से शादी करने से अच्छा है कि किसी और अच्छे खानदान से शादी करे, जैसे ही जो है डावरी मिल जाए। मदर इन लॉ कहती है, इसे पकड़ लो, इसे जाने मत देना यहाँ से, और देखती हूँ कि इसे कौन बचाएगा। वैसे भी ये इसको इसके मदर और फादर ने पूरी तरीके से छोड़ रखा है। अंकल आ जाते हैं, कहते हैं, आओ जिसकी हिम्मत है मेरे पास तो आओ। वहां पर एक डंडा अंकल को पड़ भी जाता है। कहती है, अंकल आपको चोट तो नहीं लगी? कहते हैं, मैं हूँ यहाँ पर, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कहती है, याद रखो कि मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती हूँ। अटैक करने चलते हैं तो अंकल जो है उसके हाथ पर ही अटैक करते हैं सुयु के, जिससे हेयर पिन नीचे गिर जाती है। कहती है, आपको मेरी डावरी चाहिए थी, इसीलिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, लेकिन मैं आपकी शिकायत जो है मैजिस्ट्री से कर रहूंगी, ताकि आपको उचित सजा मिल सके। रात हो जाती है, वो फिर से चांद की तरफ देख रही होती है। कहती है कि शायद सब कुछ अब अच्छा हो जाए, लेकिन तभी उसका मुंह पकड़कर कोई खींच लेता है। तो अंकल होते हैं वो। कहते हैं कि ये बताओ तुम मारने क्यों चली थी? कहती है, मैं मारने नहीं गई थी, बस मैं उसे डरा रही थी। जाने लगती है, कहती है, मेरी वेडिंग नाइट का टाइम है, मैं जा रही हूँ। अंकल कहते हैं, जब शादी करना नहीं चाहती थी तो वेडिंग नाइट क्यों? कहती है, मैं जाऊंगी क्योंकि मुझे एक अच्छा खानदान मिला है, मैं किसी के ऐसे घर में नहीं रह सकती हूँ जहाँ पर मुझे दिन रात बदनाम किया जाए। मुझे ये कहा जाए कि मैं एक ऐसी ही माँ की बेटी हूँ जिसकी कोई इज्जत नहीं थी। अंकल कहते, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? एंगेजमेंट कैंसिल कर दो, ये शादी कैंसिल कर दो। कहती है, बिल्कुल भी नहीं करूंगी, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि एक अच्छे खानदान में शादी करना। कहते हैं, अंकल मैं तुम्हें सारी सुविधाएं दूंगी, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो, बताओ ना। कहती है, मेरी आंखों में देखो और आपको लगता है कि मैं किसी जगह पर सरवाइव कर सकती हूँ? कहते हैं, हाँ कर सकती हो, मेरे अंडर में रहकर तुम सरवाइव कर सकती हो। कहती है, मैं सारी की सारी चीजों को मानने से इनकार करती हूँ। मैंने शादी कर ली है और मैं चियांग फैमिली में एक अच्छी डॉटर इन लॉ बनकर रहूंगी, इस घर की महारानी बनकर रहूंगी, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। कहते, ठीक है, मुझे लगता है कि तुम गलत कर रही हो, लेकिन जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत है तो मेरे पास आ जाना। कहती है कि ठीक है, मैं चियांग फैमिली में एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी। अंकल बस उसे देख रहे होते हैं और वो कहती है कि अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं, आप जाइए। वैसे भी मेरे हस्बैंड मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर ज्यादा देर खड़े रहें। उनके दिल में दर्द हो रहा होता है और वो सुयु को रोक भी नहीं पा रहे होते हैं। अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर दूल्हा तो बेहोश पड़ा हुआ है, मीन्स वो ड्रिंक
पहले ही जाकर गिरा देती है ताकि जो पॉइजन है, जो पेस्ट्रीज है, जिनसे अभी तक उसे मारा गया, वो सब चीज़ें वहाँ से हटा देती है। कहती है, अब देखती हूँ कि मैं कैसे मरूँगी। वहाँ पर अपने हस्बैंड को पड़ा हुआ देखती है तो सेम उसे पीर की याद आती है। कहती मैं तो वहाँ भी नहीं लेटूँगी। जो है सारी लाइटें बुझा देती है, एक जगह पर बैठ जाती है। कहती ये साइकिल दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। फाइनली आज साइकिल रिपीट नहीं हुआ था। वो देखती है कि वो उसी जगह पर बैठी हुई है। वो बहुत खुश हो जाती है कि थैंक गॉड आज वो सही जगह पर है, लेकिन दूल्हा तो होता ही नहीं। कहती है दूल्हा कहाँ पर गया। फिर से उसे चक्कर आता था, चलता है कि उससे जो वहां पर एसेंस चल रही थी उसमें पॉइजन था। मतलब उसका वो लूप वाला सिस्टम खत्म ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान हो गई थी। कहती है कि करूँ तो मैं क्या करूँ, आखिर कौन है जो मुझे बार बार मार रहा है। मदर इन लोग को वो खुद किडनैप कर लेती है, क्योंकि उसे पता था कि वही है जो उसे मारना चाहती थी। कहती है कि तुम बताओ क्या कर रही हो मेरे साथ। कहती है बस मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ, बताओ मेरी डाउरी ले ली तुमने, बाकी सब चीजें ले ली, फिर भी तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। आखिर हम लोगों की वेडिंग नाइट थी, अपनी डॉटर इन लोग को इतना सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहती मैंने तुम्हें नहीं मारा है। कहती उस रात मैं सुबह एकदम अच्छे से उठी, उसके बाद मर गई। कहती है कि नहीं, मैंने सच में तुम्हें नहीं मारा है। कहती है मारा तो है। अब वहां पर वो उसे किडनैप रहने देती है और हस्बैंड के आने का इंतजार करती है। उसका हस्बैंड नशे में बस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन बेहोश होकर पड़ा रहता है। नौकर बताता है कि कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली, आप बस इनका ध्यान रखिए। वो देख रही होती है, हेयर पिन लेकर मारने चलती है, लेकिन सोचती है कि इतनी आसानी से नहीं। अगर मैंने इसे मार दिया तो भला मर्डरर का पता कैसे चलेगा। तो उसके बगल जाकर चुपचाप लेट जाती है। सुबह जब उसका हस्बैंड उठता है ना, तो दबे पाँव वहां से भागने की कोशिश करता है और जो एसेंस चल रही होती है ना, उसी में पॉइजन मिला देता है। यहाँ पर अब सुयु को पता चल जाता है कि उसके मारने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका हस्बैंड है। नाक पर हैंकी रख लेती है, कहती है कि तो ये बात है, लेकिन भला मेरे हस्बैंड मुझे क्यों मारना चाहते हैं। इसका पता लगाने के लिए वो अपने हस्बैंड का पीछा करती है। पता चलता है कि वो बोतल गया है। वहां पर एक लड़की मिलती है, कहती है चलिए मैं आपको रूम में लेकर चलती हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए। तो सुयु को यकीन नहीं होता है कि ये लड़कियों का इतना शौकीन है कि यहाँ पर आ गया। तो वो अपना भेष बदलने का सोचती है और उसके पास जाने का सोचती है। इधर लगातार लगातार उसका हस्बैंड एक लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है। कहती है आप मुझे हर बार निराश कर देते हैं, मैं हर बार आपके पास आती हूँ और आप मुझे भगा देते हैं। वो ड्रिंक रखकर वापस जा रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर शीशे पर पड़ती है। मीन्स मिरर में वो जो देखती हैरान रह जाती है कि उसे लड़कियों से तो प्यार ही नहीं था, मतलब एक लड़के से रोमांस कर रहा था। कहती है कि अच्छा तो ये बात है। वो दोनों आपस में जुटे हुए होते हैं और इधर वो जैसे ही पर्दाफाश करने चलते हैं तो अंकल फिर से आ जाते हैं। कहते क्या हुआ, तुम इस तरह किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कहती अगर वो होमोसेक्सुअल है तो इसमें मेरी क्या गलती है, वो मुझे क्यों जान से मारना चाहता है। वो पहले भी बता सकता था, मुझसे डिवोर्स ले सकता था, उसके पास लाखों रास्ते हैं, लेकिन मेरे ऊपर से शायद ये धब्बा कभी नहीं हटेगा कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट की बेटी हूँ। कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो अपने बारे में कि मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा। वो फिर से अंकल को छोड़कर चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि जो उसका हस्बैंड होता है ना, सो रहा होता है। मारती है, कहती है कि उठ गए हस्बैंड जी, वैसे भी कहाँ थे पूरी रात, मुझे बताइए। कहते कहीं नहीं। कहते हैं मैंने बहुत कुछ देखा है और ये भी जानती हूँ आपने इस उल्टे में किसी को छिपा कर रखा है। कहते मैंने किसी को नहीं छुपा कर रखा है। कहते कि तो बताइए पूरी रात किसके साथ बिजी थे, क्योंकि मैं तो यहाँ पर थी ही नहीं। कहते हैं कि तुम इस तरह की बकवास कैसे कर सकती हो, जाओ यहाँ से। वहां पर वो लगातार उस लड़के को उठा रहा होता है कि उठो उठो उठो, जाओ यहाँ से, वरना हम दोनों के प्यार सबके सामने आ जाएगा। कहते हैं उठो ना, लेकिन पता चलता है कि वहां पर उसकी माँ होती है और उसका बेटा होमोसेक्सुअल है। इस बात का सदमा तो उसकी माँ बर्दाश्त ही नहीं कर पाती और बेहोश होकर गिर जाती है। कहता है सुयु मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। कहती कुछ नहीं, बस तुम्हें ड्रिंक देने की कोशिश कर रही थी, ये तुम पी लो और आजाद हो जाओ इस दुनिया से। कहते मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा। तो कहते मैं मदर इन लो को पिला दूंगी। कहते नहीं नहीं, मेरी माँ को नहीं, मुझे ही पीने दो। वो भी वहां पर बेहोश होकर गिर जाता है। कहती है ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, मुझे इस चांग फैमिली की पूरी रिलेशनशिप को ही खगालना पड़ेगा। तभी अंकल फिर से आ जाते हैं। कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो और ये तुमने क्या किया है। कहती है मैंने इसे मार डाला है कि इसने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। वहां से जाने लगते हैं तो कहते बच नहीं पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पैटर्न है। आग लगा देता है। मीन्स आग इतनी तेजी से लगती है, ये सब लोग भाग रहे होते हैं कि आग लग गई आग लग गई आग लग गई, और इधर
आग लग गई, आग लगी, वजह से मुझे बचना ही पड़ेगा। मैं दोबारा लूप में नहीं फंस सकती, मैं नहीं जा सकती दोबारा। मुझे किसी भी हालत में यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन तभी एक रस्सी आकर उसके गले में फंसती है और वो फिर से उसकी डेथ हो जाती है, मीन्स फांसी लगने की वजह से। कहती मैं पक गई हूँ, मैं थक गई हूँ, आखिर मैं बार-बार यहाँ पर कैसे आ सकती हूँ? अंकल कहते क्या हुआ तुम्हें? कहती मैं अपने आप को मार डालूंगी। कहते मारने की जरूरत नहीं है। कहते मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं शादी करना ही नहीं चाहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब बाकी दासियां डर गई होती हैं कि आखिर में इसको हुआ क्या है। कहती है कि मैं पूरी तरीके से पागल हो चुकी हूँ, अब मैं बच नहीं सकती हूँ। अपनी माँ के पास जाने के बारे में सोचती है कि उन्हीं से बात करेगी। इधर नैनी पहले उसकी माँ के पास आ जाती है। कहती है बहुत कोशिश की कि वो शादी ना टूटे, लेकिन उसने शादी तोड़ दी। कहती है कि मैं लीगल वाइफ बन चुकी हूँ अपने हस्बैंड की, लेकिन तब भी मुझे इस लड़के से छुटकारा पाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती हूँ। तभी वहाँ पर वो क्या करती है ना, एक जादू टोने वाले को बुला कर लाती है कि यहाँ पर चुड़ैल आ गई है, और पता चलता है कि उसकी माँ ने उसका किडनैप करवा लिया है। लेकिन वो आदमी तो तुरंत वहाँ से भाग जाता है कि इसके अंदर बड़ी वाली चुड़ैल है। उसकी माँ कहती है कि देखो, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारे अंदर चुड़ैल है, लेकिन तुम मानती ही नहीं। अब वो अपनी माँ के गले पर ही कट कर लेती है। कहती अब मैं लगी ना चुड़ैल, उसके ऊपर अटैक करने चलते तो अंकल आ जाते हैं। कहते हैं कि इससे दूर रहना। अंकल देखते हैं कि उसे बहुत ही बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया है, और अटैक करने चलते ही अपनी ही बेटी पर। तभी उसके फादर आ जाते हैं कि उसके फादर अपनी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। कहते एक तो मैंने तुम्हारी शादी अच्छे खानदान में कराई, लेकिन तब भी तुम हो कि मेरी बातें मानती ही नहीं। बचपन से लेकर मैंने तुमको इतना बड़ा किया है, लेकिन आज आज तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। अंकल इतनी देर में नीचे बैठ जाते हैं कि इसकी कोई गलती नहीं, अगर सजा देनी है तो मुझे दो। कहते हैं कि तुम सजा सच में पाना चाहते हो? पता है ना कि 40 कोड़े तुम्हें पड़ेंगे। कहते हैं मैं बर्दाश्त कर लूंगा। तुरंत ही वहां पर सुई नीचे बैठ जाती है कि अंकल को कुछ मत करिए, लेकिन लगातार अंकल को 40 कोड़े मारे जाते हैं, और सुयु बस देख रही होती है। कहती है अंकल आप मेरी वजह से चोट क्यों खाते हैं, बताइए ना। हर बार भला आप मुझे कैसे बचाने आ जाते हैं। पता चलता है कि जब वो छोटी थी तो उसकी माँ और उसको जो है निकाल दिया गया था। कहते हैं वो बहुत तेज से धक्का मारती है। तब वहाँ पर अंकल आते हैं छोटी सुयु को बचाने के लिए। कहते हैं ये दोनों भिखारी हैं, इन दोनों को यहाँ से जाने दो, इन दोनों की कोई औकात नहीं है। कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह परेशान करने की, जाओ आराम से अंदर रहो और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, कोई भी ऐसा वैसा काम मत करना। कहती है ठीक है, मुझे डर नहीं लगता है, मैं बहुत ही बहादुर हूँ। कहती है कि अंकल आपने तो मुझे छोटे से ही बड़े होते हुए देखा है, और मुझे इतना यकीन है कि आप मेरे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। भला आप मेरी वजह से इतना चोट क्यों खा रहे हैं, लेकिन जिसने भी ये किया है मैं उसे दंड देकर ही रहूंगी। इधर उसकी माँ अंदर आती है और देखती है कि वहाँ पर एक लेटर रखा हुआ होता है। उन्हें एक खास जगह पर बुलाया गया होता है। कहती है ऐसे कैसे बुलाया गया है? लेटर देखते ही जान जाती है कि भला ये मंदिर का एड्रेस भला इस मंदिर का एड्रेस किसको पता है। कि जब वो उससे मिलने गई थी तो वो कह रही होती है कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड से शादी कर लिया, तुम्हारी कोई औकात नहीं। वहाँ पर पर्दा पड़ा होता है ना, उसी से गला दबाकर उस लड़की को वो मार डालती है, और ये उसको मारते हुए सुयु ने देख लिया था। और अभी इतने टाइम बाद वहाँ पर सुयु कह रही होती है कि मैं बहुत अकेली हूँ, प्लीज मेरे पास आ जाओ। उसके ऊपर कोई अटैक करने चलता है तो कहती सुयु तुम यहाँ पर कैसे? कहते यहीं पर मारा था ना उस लेडी को, इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। बताओ तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, बताओ ना, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कहती क्योंकि तुम मेरी बेटी हो ही नहीं, जहाँ पर से तुम मिली मुझे मैंने तो तुम्हें चुराया था। कहती क्या मतलब चुराया था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कहती हाँ, उस टाइम नहीं मार पाई थी, आज तुम्हें पक्का मार डालूंगी। और गला दबाने लगती है तभी अंकल आ जाते हैं। कहती है कि हैंग जी भला तुम इस लड़की को क्यों बचाते रहते हो? पता है मास्टर को पता चला तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक प्रोस्टिट्यूट की बेटी है। कहते क्या मतलब, तुम क्या बकवास कर रहे हो? कहती मैंने तो पहले ही कहा था, इसी वजह से ये जगह जगह पर फेमस है। आंटी उसके ऊपर अटैक करने चलती है, लेकिन इससे पहले उसकी माँ के ऊपर ही अटैक कर देता है। कहती कौन हो तुम, बताओ ना बताओ ना। जैसे ही उसके ऊपर दोबारा अटैक करने चलते तो उसके चेहरे से नकाब हट जाता है और वो नैनी होती है। फिर दोबारा नैनी अटैक करने चलते तो अंकल सामने आ जाते हैं, उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, और देखते ही देखते अंकल नीचे गिर जाते हैं। कहते हैं मैं मर रहा हूँ, लेकिन तुम याद रखो कि सेकंड अंकल तुम्हें हमेशा ही प्यार करेंगे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वो उसे किस कर लेती है। कहती है कि अंकल प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं भी आपके साथ रहूंगी। बस रोती ही रहती है कि मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आखिर तुम लोग मुझे मारना चाहते तो ठीक है, लेकिन अंकल को क्यों, भला बताओ ना क्यों?
जब अंकल नहीं जिंदा तो मैं क्या करूंगी, जिंदा रहकर अपना भी गला काट लेती है और अंकल के बगल जाकर लेट जाती है। कहती है जहाँ तुम वहाँ मैं, हम दोनों साथ में रहेंगे। फिर से लूप घूमता है और वो शादी के टाइम पर आ जाती है। कहती है अंकल मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सेम पैटर्न पूरा फिर से घूमता है, लेकिन इस बार एक खास चीज हुई थी कि अंकल भी रिबॉर्न हुए थे। मतलब पुरानी सारी चीजों को देखकर पता चल जाता है कि इस बार वो सुयु को कुछ भी नहीं होने देंगे। सुयु भी रो रही होती, अंकल भी रो रहे होते। हम लोग सही टाइम पर आए हैं। दासू से कहती तुम लोग बाहर जाओ। अभी अंकल कहते हैं याद रखो कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में बचा कर रहूंगा। कहती है अंकल प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, कहाँ जा रहे हो आप। नैनी के पास जाते हैं और उन्हें वही नकाबपोश औरत बार बार नैनी के अंदर दिख रही होती है। कहती मुझे किसी भी हालत में अंकल को बचाना पड़ेगा, इसी वजह से अपनी माँ के पास जाती है। कहती है माँ बताओ ना आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। कहती है कि मैंने पहले ही कहा ना कि ये रेजिडेंस पूरा मेरा है, यहाँ की मास्टर मैं हूँ और यहाँ पर सब कुछ मेरी मर्जी से होता है। तभी नैनी को लेकर अंकल दूसरी जगह जाते हैं। कहते हैं कि वेडिंग की तैयारी तो आपने काफ़ी अच्छे से की है, चलिए अब ड्रिंक भी कर लीजिए। कहती है एक सर्वेंट भला ड्रिंक कैसे कर सकती है। वहाँ पर नैनी को शक हो जाता है कि अंकल को उनके बारे में पता चल गया, तो वो अटैक करने का सोचती है। काफ़ी होशियार होती है, अंकल के गले पर चाकू लगा देती है। सुई आ जाती है ग्रैंडसन को लेकर कि अगर आपने अंकल को नहीं छोड़ा ना तो आपके ग्रैंडसन को जान से मार डालूंगी। कहती है मुझे इस ग्रैंडसन से कोई लेना देना नहीं है। नैनी पर फिर से अटैक होता है, लेकिन साथ में अटैक होता है सुयु के ऊपर भी। फिर से लूप चलता है, वो दोनों फिर से आ जाते हैं। कहती है अंकल सोच समझ कर सब कुछ करना पड़ेगा, हम मर नहीं सकते हैं। इधर अभी वो सारी चीजों का पता लगाने के लिए एक सैनिक को हायर करता है कि मुझे हर एक जानकारी चाहिए। सुयु और अंकल खड़े होते हैं और कैरी से जा रहे होते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले मुझे फादर के रेजिडेंस की तरफ चलना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं। कहते हैं कौन सी पुरानी बातें मुझे बताओ। कैरिस पर धक्का लगता है तो वो उसी पुरानी जगह पर जाती है जहाँ पर सबसे पहले उसे लाया गया था जब उसकी माँ ने छोड़ा था। कहती है कि मैं तो एक भिखारी थी, मेरी जिंदगी ही कोई नहीं थी और मेरा और आपका कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी आप हर बार मेरे रास्ते में क्यों आ जाते हैं। उस पर अंकल उसको किस करने लगते हैं। इतना जान लो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे दूर नहीं जा सकता हूँ। सुयु को भी कहीं ना कहीं अंकल से प्यार था, लेकिन वो बस कह नहीं रही थी। अंकल उसके गले लग जाते हैं। कहते हैं अब तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत है, ना ही डरने की जरूरत है, मैं तुम्हारे पास हूँ। पुरानी बातों को सोचती है कि आखिर हुआ क्या था वहां पर। जो उसकी स्टेप मदर थी ना और वो कंकुबाइन दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी, पहले एक साथ ही ये सारे काम करते थे। उनके पास अक्सर सोना चांदी इकट्ठा हो जाया करता था। वो वहां पर सुयु छोटी जब थी ना तो चाय वगैरह दिया करती थी, लेकिन एक दिन बैंगल टूट गया, इसकी वजह से उसे बहुत मारा गया। कहती है मार क्यों रही है, मैं आपकी बायोलॉजिकल चाइल्ड हूँ, तब भी आप मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है। मुझे तो लगता ही नहीं कि आप मेरी माँ है। कहती है कि मेरी माँ ने हमेशा मेरे साथ मिसबिहेव किया है और कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो मेरी बॉडी को जला दिया करती थी। उसकी जली हुई बॉडी को देखकर सेकंड अंकल को बहुत दुख होता है। आंग जी कहता है कि सच में क्या इस लेवल तक तुम्हें टॉर्चर किया जाता था। वो जिस जगह पर जलाया था ना वहाँ पर किस करता है। कहता है हर चीज़ का बदला लिया जाएगा, याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहाँ पर अंकल उसको फिर से किस करते हैं और दोनों अपने साथ में रात बिताते हैं। कहती थैंक यू सो मच कि मेरे आसपास कोई नहीं लेकिन आप हैं, मुझे इतना सुकून महसूस हो रहा है। कहते डरने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो कि अब तुम मुझे सेकंड अंकल नहीं भी रहे नाम बुलाओगी। हाँ जी कहती है ठीक है। वो दोनों फिर से किस कर रहे होते हैं। अभी वो पुरानी चीज़ों को सोच रहे होते हैं कि अंकल ने उसे कितनी बार बचाया है, मतलब एक बार नहीं कई बार, उनका एहसान कैसे भूलेगी। तभी वहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है, एक डेड बॉडी जा रही है उसके जो फादर की एक छुपे हुए रेजिडेंस के अंदर से। कहते हैं कि क्या सोच रही हो। कहती है यही कि ये बहुत ही वेल्दी फैमिली है लेकिन इनके कारनामे बहुत ही बेकार है। पता चलता है कि छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप करके लाया गया है। कहते हैं मुझे अब बहुत गुस्सा आ रही है। और वहाँ पर जो उसके फादर का सबसे करीबी सैनिक होता है ना वो भी उतरता है। कहते हैं क्या हुआ तुम्हें बताओ ना क्या हुआ है। नैनी का किडनैप जो है अंकल ने करवा लिया था, लेकिन नैनी की मार्शल आर्ट काफ़ी अच्छी थी, इसी वजह से वो मारकर सबसे पहले ही निकल गई थी। कहता तुम चिंता मत करो, नैनी तो पहले ही किडनैप हो चुकी हैं और यहाँ के कैडीज के बारे में पता लगाना चाहिए। कहती है कि पता क्या लगाना है, मुझे अच्छे से पता है कि मेरे फादर ने सबसे पहले मेरा किडनैप किया, फिर रास्ते में मुझे छोड़ दिया और लोगों के बीच में मुझे खाने के लिए दिया कि वो मेरे बहुत ही बड़े मददगार हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें घर ले चलूँगा, तुम्हारे साथ अच्छे से रहूँगा और तुम्हें एक नया घर दूंगा। वो मुझे घर लेकर आए, उन्होंने मुझे अच्छा खाना पीना दिया
और अच्छे से मुझे रखने भी लगे। फिर पता चला कि उन्होंने मुझे एक नई फैमिली में भेजने का प्लान बनाया है। जब नई फैमिली के बारे में पता चला, फादर नकली फादर अभी है, असल में वो फादर मेरे कभी थे ही नहीं। वो तो बच्चियों के साथ मिसबिहेव करने वाला एक आदमी था, एक दरिंदा था। वहां पर उसके बालों को छूने लगते हैं और उस घटिया फादर ने जो है मिसबिहेव किया, साथ जबरदस्ती की, तो उस घटिया फादर के चेहरे पर मार दिया था। कहती है बस उस दिन के बाद से मैं वहां से भाग निकली थी, लेकिन तब भी मेरे फादर ने मुझे पकड़ लिया और इस तरह बड़ा किया कि मैं उनकी बेटी हूँ और हमेशा उनके पास रहूंगी। कहते सारे काले कारनामे मैंने इस पेपर में लिख दिए हैं, बस तुम्हें जाकर मजिस्ट्रेट को बताना है ताकि इन लोगों के काले कारनामे सामने आ सके। कहती है ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। उन लोगों के षड्यंत्र थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक के बाद एक वहां पर लोग आए जा रहे थे। कहती है कि सबसे पहले चलो अंदर चलते हैं उन बच्चियों को बचाने के लिए। कहते हैं कि हाँ, मैं एक रास्ते से जाऊंगा, तुम दूसरे रास्ते से जाओगे। इधर नैनी पहले ही उसके फादर के पास आ जाती है कि आपका जो पर्दा है वो फांस हो चुका है, क्योंकि आपकी बेटी आपके बारे में सब कुछ जान चुकी है। कहते हैं मेरा पर्दा कभी भी फांस नहीं हो सकता है, मैं छोटी बच्चियों के साथ मौज करना कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अंकल धीरे धीरे एक पेंटिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि उस पेंटिंग में ही सारे राज छुपे हुए थे। वो जो भी काले कारनामे करता था, पेंटिंग में ही सारे राज दबा दिए गए थे। इसी वजह से वो पेंटिंग लेकर बाहर निकलता है। लेकिन वहां पर उसका ब्रदर तो पहले से इंतजार कर रहा था कि तुम आओ, मैं तो तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। फाइनली मुझे ये पेंटिंग मिल गई। कहते हैं मैं ये पेंटिंग नहीं दूंगा और मैं तुम्हें भी जान से मार डालूंगा। अपने ही ब्रदर का गला पकड़ लेता है। कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते हो। कहता है मैं मार सकता हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। जो मंत्री होते उसे नीचे गिरा देते, सामने से सुई भी आ जाती है। तो यहाँ पर उस बार बार सेकंड अंकल कह रहे थे भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। उसके फादर कहते हैं कि नहीं, इसको भी मार डालो, दोनों को ही मार डालो। कहती है कि फादर आप मुझे मारना चाहते हैं ना, तो मैं खुद मर जाऊंगी। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। कहती है कि मरना है ना तो साथ में मरेंगे। कर पाए फिर से लूप घूमता है और वो दोनों इस बार सोचते हैं कि हम लोग को कोई ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा फादर का पर्दाफाश किया जा सके। पता चलता है कि उसकी बेटी के ऊपर इल्जाम लग गया है कि वो किसी गैर मर्द के साथ है। तो वहां पर सारे सैनिक आ जाते हैं कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। वो ऊपर से नीचे गिरने वाले होते हैं, तो अंकल उसे रोक लेते हैं क्योंकि वो दरवाजे के अंदर होती ही नहीं है। कहते हैं चलो अब नीचे उतर भी जाओ। कहती है नहीं, बिल्कुल भी नीचे नहीं उतरूंगी। वहां पर वो दोनों लड़ाई झगड़ा करने के लिए ना प्लान बनाते हैं कि हम दोनों का लड़ाई झगड़ा भी होगा, लेकिन बातें कुछ और भी होंगी। उसके फादर कहते हैं तुम्हारी शादी होने वाली है, यहाँ पर क्या कर रही हो। कहती है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे बच्चे का बाप पता है कौन है। कहते हैं कौन है बताओ ना। कहते हैं ये मेरे सेकंड अंकल। उसके फादर अब गुस्सा हो जाते हैं। सेकंड अंकल कहते हैं हाँ सही बात है। उसे रूम में बंद कर दिया जाता है कि इसे रूम से निकलने भी नहीं दिया जाएगा। अंकल कहते हैं तुम तो काफी आगे निकल गई, बच्चे की बात कर दी। कहती क्या दिक्कत है, बच्चे की बात तो करूंगी। लेकिन पता चलता है कि वहां पर कोई आ गया अटैक करने के लिए, पर और नैनी होती है। इस बार अंकल नैनी को मार देते हैं। कहते हैं कि बस आगे इसी तरह बढ़ते रहना है। इधर हम देखते पेंटिंग को खोजने के लिए इस बार सोई गई होती है। फादर भी उस पेंटिंग को ढूंढने के लिए वहां पर गए होते हैं। फादर को पेंटिंग मिल जाती है। अंकल कहते हैं इस बार मरना नहीं है। वो उसको किस करते रहे। कहते होश में आओ। कहते हैं कि हम लोग प्लान तो सही कर रहे थे, लेकिन लगता नहीं है कि अंतिम समय तक पहुंच पाएंगे। कहते पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइजन छोड़ा गया और वो पेंटिंग नीचे ही पड़ी होती है। जाकर बहुत तेज तेज से ड्रम बजाने लगते हैं कि मेरी बात सुनिए मजिस्ट्रेट, मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। लेकिन जब नजर उठाते हैं तो पता चलता है कि बचपन में जिसने किडनैप किया था उसमें ये मजिस्ट्रेट भी शामिल था। कहते क्या बताने आई हो, बताओ। वो कहती कुछ नहीं कुछ नहीं। इधर अंकल सबसे लड़ रहे होते हैं। कहते हैं तुम कहाँ पर हो, जल्दी आ जाओ। लेकिन उसे मजिस्ट्रेट एक जगह पर लेकर जाते हैं। कहते हैं इसके सारे कपड़े निकाल दो, तभी पता चलेगा कि ये क्या छिपा रही हो। जैसे वो कपड़े निकालने चलते तभी अंकल पहुंच जाते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, कपड़े निकालने की बात करो। कहते हैं मुझे माफ कर दो। वो अपनी गोद में उठाकर उसे लेकर आते हैं। कहते हैं कि इसे पकड़ कर रखो, वरना दोबारा भागने की कोशिश करेगी। वो दोनों बस वहां पर नाटक कर रहे होते हैं। इधर अंकल बहुत गुस्सा कर रहे थे कि मेरा पर्दाफाश नहीं होना चाहिए। जो है अंकल कहते हैं कि ब्रदर मैं आपका साथ दूंगा, इसी वजह से आपकी बेटी को भी लेकर आया हूँ, पेंटिंग को भी लेकर आया हूँ, लेकिन आप प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए। ब्रदर तो बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको जिंदा छोड़ूंगा। मारते हैं थप्पड़, वो नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। स्टेप मदर को भी उसको बुलाया जाता है कि चलो खाना खाओ। जैसे वो खाना खाती है उसकी डेथ हो जाती है। कहते चलो तुम दोनों भी खाओ ताकि ऊपर चले जाओ, तुम दोनों की डेथ हो जाए। कहती फादर मेरी नहीं, तुम्हारी डेथ होने वाली है।
वहाँ पर उसके फादर के मुंह से बहुत तेज से ब्लड निकलने लगा। कहता है छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, कहते सारा प्लान था। वहाँ पर उन सारी बच्चियों की आवाज उस दरिंदे को सुनाई देने लगती है, तड़प तड़प कर मरो क्योंकि तुम्हारी यही सजा है, तुम इस रूम में बंद रहोगे दिन रात। उन बच्चियों की चीखें, उन बच्चियों की आवाजें तुम्हारे कान तक जाएंगी, लेकिन तुम्हें छोड़ना भी तो सही नहीं है। पता चला तुम इस रूम से निकले फिर से बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे, एक गले पर हेयर पिन मारते और 20 सर पर मारते कि मरो, तुम्हारी यही जगह, ऊपर जाकर उन बच्चियों से माफी मांगना। वो पुरानी चीजें सोचती है, कहती इस बार मैं दोबारा वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन वो फिर से बेहोश हो जाती है। पता चलता है कि सेम उसी पैटर्न में फिर से वो शादी की ड्रेस में बैठी है। कहती नहीं नहीं नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती, लेकिन पीछे देखती है कि अंकल वेडिंग ड्रेस में खड़े होते हैं, मतलब उसकी शादी अंकल से हो रही थी। फाइनली सारी चीजों का पर्दाफाश हो चुका था और उसका प्यार भी मिल गया था। तो इसी अच्छे से ड्रामा के साथ यहाँ पर एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ में आपकी कोई राय है तो वो भी शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।